आज के इस विस्तारपूर्ण चर्चा में सभी सुनने वालों का स्वागत है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतरने वाले हैं जो हमारे आसपास मौजूद लगभग हर उस आधुनिक चीज के निर्माण से जुड़ा है जिसे हम रोज इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। चाहे वो कोई हाई स्पीड कार हो, आसमान में उड़ता हुआ कमर्शियल हवाई जहाज हो, या फिर हमारी जेब में रखा हुआ स्मार्टफोन ही क्यों ना हो। एकदम सही। तो आज का हमारा मुख्य विषय कैटिया में पैरामेट्रिक मॉडलिंग और डिजाइन इंटेंट पर आधारित एक बेहद रोचक लेख है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हाँ, हमारे पास जो स्रोत सामग्री है उसका विश्लेषण करते हुए आज का हमारा मिशन ये समझना है कि इंजीनियरिंग और डिजाइन की दुनिया में सिर्फ 3D आकृतियां बनाना ही काफी नहीं है। बिल्कुल नहीं। बल्कि उन डिजाइन्स के पीछे की जो असली सोच है, यानी डिजाइनर का जो असली मकसद है। हाँ, और भविष्य के बदलावों के लिए जो लचीलापन चाहिए उसे एक सॉफ्टवेयर के अंदर कैसे डाला जाता है, यही सबसे बड़ी बात है। मतलब मान लीजिए कि किसी इंजीनियरिंग टीम ने एक पूरे इंजन का 3D डिजाइन महीनों की मेहनत के बाद तैयार किया और अचानक आखिरी समय में क्लाइंट की मांग आती है कि इंजन के मुख्य शाफ्ट की लंबाई 2 मिलीमीटर बढ़ानी है, जो कि असल दुनिया में बहुत आम बात है। हाँ, तो पुरानी तकनीक में इसका मतलब था कि उस शाफ्ट से जुड़े हर एक पुर्जे को मैन्युअली दोबारा डिजाइन करना, जो कि एक बहुत बड़ा सिरदर्द हुआ पड़ता था। बिल्कुल। लेकिन आज हम जानेंगे कि कैसे सिर्फ एक जगह बदलाव करने पर बिना किसी मैनुअल मेहनत के पूरा सिस्टम खुद ब खुद अपडेट हो जाता है। और यही आज की हमारी इस चर्चा का केंद्र बिंदु रहेगा। जब हम किसी प्रोडक्ट के डिजाइन को देखते हैं तो अक्सर हमें लगता है कि ये बस स्क्रीन पर कुछ लाइनें और गोले खींचने का काम होगा। हाँ, जैसे बचपन में कागज पर ड्राइंग करते थे। बिल्कुल वैसा ही। लेकिन आधुनिक कैड या कंप्यूटर एडेड डिजाइन की दुनिया इस सोच से बहुत आगे निकल चुकी है। एक सफल डिजाइन वो नहीं है जो सिर्फ आज की जरूरत पूरी करे, बल्कि वो है जो भविष्य में आने वाले अनपेक्षित बदलावों के लिए भी तैयार रहे। और केटिया जैसे एडवांस सॉफ्टवेयर इसे हकीकत बनाते हैं। जी चलिए इसे थोड़ा खोल कर देखते हैं। आखिर ये पैरामीट्रिक मॉडलिंग क्या बला है? ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। हमारे स्रोत में इस शब्द का बार बार इस्तेमाल हुआ है। अगर इसे बहुत ही आसान भाषा में समझना हो तो ये काम कैसे करता है? तो देखिए, अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो पहले डायरेक्ट मॉडलिंग का इस्तेमाल होता था। डायरेक्ट मॉडलिंग। हाँ, वो बिल्कुल ऐसा था जैसे आप डिजिटल मिट्टी या क्ले से कोई मूर्ति बना रहे हो। मतलब एक बार आकार दे दिया तो उसे बदलना मुश्किल है। एकदम सही। लेकिन पैरामीट्रिक मॉडलिंग एक बिल्कुल अलग अप्रोच है। यह एक ऐसी तकनीक है जहां हम पैरामीटर्स का इस्तेमाल करते हैं। पैरामीटर से आपका मतलब है नियम और शर्तें? हाँ, जैसे कि लंबाई, चौड़ाई या दो पुर्जों के बीच की दूरी, या फिर ज्यामितीय कंस्ट्रेंट्स जैसे कि दो लाइनों को हमेशा समानांतर रखना है। समझ रही हूँ। आप सिर्फ एक आकार नहीं बनाते, बल्कि आप उस आकार को गणित और नियमों के धागों से बांध देते हैं। अगर मैं इसे एक एनालॉजी के जरिए समझूं तो क्या ये एक स्मार्ट स्प्रेडशीट की तरह है? दिलचस्प तुलना है। जैसे कि एक्सेल में हम फॉर्मूला लगाते हैं, मैंने किसी एक सेल का नंबर बदला तो जहां जहां उस सेल का रेफरेंस है वो सारे कैलकुलेशन अपने आप तुरंत अपडेट हो जाते हैं। बिल्कुल। क्या पैरामीट्रिक मॉडलिंग भी 3D डिजाइन्स के लिए ऐसा ही कुछ करती है? ये स्प्रेडशीट वाला उदाहरण इस फंडे को समझने के लिए सबसे सटीक है। मान लीजिए कि किसी कार के पहिए का डायमीटर थोड़ा बड़ा कर दिया जाए। ठीक है। अगर मॉडल पैरामीट्रिक है तो उस पहिए के आसपास के पुर्जे जैसे मडगार्ड का कर्व या ब्रेक की पोजीशन खुद को उस नए डायमीटर के हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। तो डिजाइनर को एक एक करके हर पुर्जे को दोबारा नहीं बनाना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। और कैटिया इन मजबूत डिजाइन्स को तैयार करने के लिए इंडस्ट्री का सबसे बेहतरीन टूल माना जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डिजाइनर सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बना रहा है, तो फिर क्या बना रहा है? वो उस प्रोडक्ट के व्यवहार करने का एक पूरा सिस्टम तैयार कर रहा है। यहाँ जो सबसे रोचक बात है वो ये है कि इस पूरे सिस्टम के पीछे एक गहरी इंजीनियरिंग फिलॉसफी काम करती है। अच्छा, जिसे लेख में डिजाइन इंटेंट का नाम दिया गया है। डिजाइन इंटेंट? हाँ, पैरामेट्रिक मॉडलिंग को समझना तब तक अधूरा है जब तक हम इसे न समझ लें। डिजाइन इंटेंट का सीधा सा मतलब है एक डिजाइन के पीछे का मूल प्लान, यानी डिजाइनर की असली मंशा। बिल्कुल। जब कोई इंजीनियर किसी पुर्जे को डिजाइन करता है तो उसके दिमाग में उस चीज की फंक्शनैलिटी स्पष्ट होती है। क्या हम इसे किसी ठोस उदाहरण से समझ सकते हैं? जरूर। मान लीजिए एक पाइप डिजाइन हो रहा है जिसके अंदर से पानी का फ्लो होना है। ठीक है। डिजाइन इंटेंट ये नहीं है कि पाइप की दीवार की मोटाई 5 मिलीमीटर होनी चाहिए। तो फिर क्या है?
डिजाइन इंटेंट ये है कि पाइप की दीवार इतनी मोटी होनी चाहिए कि वो 100 psi के प्रेशर को सह सके। मैं समझ गई। इसलिए अगर भविष्य में पाइप का अंदरूनी डायामीटर बढ़ाया जाता है तो डिजाइन इंटेंट को बरकरार रखने के लिए सॉफ्टवेयर को दीवार की मोटाई भी अपने आप बढ़ा देनी चाहिए, ताकि वो 100 psi का प्रेशर झेल सके। बिल्कुल। अगर ऐसा होता है तो हम कहेंगे कि मॉडल का डिजाइन इंटेंट सुरक्षित है, मॉडल की इंटेग्रिटी नहीं टूटी। ये बात मुझे सच में बहुत उत्साहित करती है। ऐसा क्यों? क्योंकि इससे ऐसा लगता है कि डिजाइनर सिर्फ वर्तमान की समस्या हल नहीं कर रहा है, वो पहले से ही भविष्य के बदलावों का अनुमान लगाकर पैरामीटर सेट कर रहा है। एकदम सही। और जब हम एक पूरी कार या हवाई जहाज डिजाइन करते हैं तो उसमें ऐसे लाखों पुर्जे होते हैं। बाप रे, लाखों पुर्जे! हाँ, इन सबको एक साथ मैनेज करने के लिए कैटिया के अंदर कुछ खास वर्क बेंचेस होते हैं। हमारे स्रोत में ऐसे 4 प्रमुख वर्क बेंचेस का जिक्र है। मैंने भी उस लिस्ट को देखा है। उसमें सबसे पहला नाम पार्ट डिजाइन वर्क बेंच का है। जहां तक मैं समझ पाई हूं, ये वो जगह है जहां सारा बुनियादी काम होता है। जी, आप इसे 3D मॉडल की नींव कह सकते हैं। इसमें शुरुआत एक 2D स्केच से होती है। फिर उसमें डायमेंशंस और कंस्ट्रेंट्स लगाए जाते हैं। बिल्कुल। और फिर पैड या पॉकेट जैसे फीचर्स का इस्तेमाल करके उसे 3D ठोस आकार में बदला जाता है। और चूंकि ये पैरामीट्रिक है, तो 2D में बदलाव करने पर 3D अपने आप बदल जाएगा। एकदम सही। लेकिन एक कार में तो हजारों अलग-अलग पार्ट्स होते हैं। स्रोत में इसके लिए असेंबली डिजाइन वर्कबेंच का जिक्र है। इसे पढ़ते हुए मुझे ऐसा लगा जैसे हम एक बहुत बड़ी वर्चुअल पजल सॉल्व कर रहे हों। ये पजल वाली तुलना बहुत अच्छी है। असेंबली डिजाइन में मल्टी पार्ट्स को एक साथ लाया जाता है और यहाँ हम पुर्जों के बीच कंस्ट्रेंट्स लगाते हैं। मतलब वो शर्तें जो ये तय करती हैं कि एक पुर्जा दूसरे के साथ कैसे जुड़ेगा। हाँ, जैसे एक नट और बोल्ट। हम असेंबली में नियम लगाते हैं कि दोनों का सेंटर एक्सिस हमेशा एक ही लाइन में होना चाहिए। तो अगर बोल्ट की जगह बदली तो नट अपने आप उसके पीछे पीछे आ जाएगा। बिल्कुल। ये सुनिश्चित करता है कि सारे हिस्से असल दुनिया में सही से फिट होंगे। ये तो ठोस और सीधे हिस्सों की बात हो गई। लेकिन मॉडर्न स्पोर्ट्स कार में तो एक भी लाइन सीधी नहीं होती। हाँ, वो बहुत घुमावदार होती हैं। स्रोत सामग्री में जेनरेटिव शेप डिजाइन का जिक्र है। क्या ये उन्हीं जटिल डिजाइन्स के लिए है? मुझे हैरानी होती है कि इनमें नियंत्रण कैसे बनाए रखा जा सकता है। बिल्कुल। जेनरेटिव शेप डिजाइन पूरी तरह से जटिल सतहों यानी कॉम्प्लेक्स सर्फेसेस के लिए बना है। एरोडायनामिक्स के लिए कार का बॉनेट कैसा होगा, ये सब यहीं तय होता है। लेकिन एक मुड़ी हुई सतह को पैरामीटर्स में कैसे बांधते हैं? कैटिया में स्वीप और लॉफ्ट जैसे एडवांस्ड फीचर्स होते हैं। डिजाइनर गाइड कर्व्स बनाता है और सॉफ्टवेयर एक स्मूथ सतह जनरेट कर देता है। तो अगर छत को 2 इंच नीचे करना हो तो सिर्फ कर्व का पैरामीटर बदलना होगा। हाँ, और पूरी छत बिना किसी टूट फूट के नए आकार में ढल जाएगी। अब यहाँ मुद्दा सच में बहुत दिलचस्प हो जाता है। मैंने चौथे वर्कबेंच नॉलेज वेयर के बारे में पढ़ा। हाँ, सच कहूं तो इसे पढ़कर ऐसा लगा जैसे सॉफ्टवेयर खुद ही सोचने लगा है। क्या हम मॉडल के अंदर कोडिंग कर रहे होते हैं? काफी हद तक हाँ। नॉलेजवेयर कैटिया को एक ड्राफ्टिंग टूल से उठाकर एक स्मार्ट सिस्टम में बदल देता है। मतलब रूल्स और फॉर्मूले सीधा मॉडल में एम्बेड कर दिए जाते हैं। बिल्कुल। मान लीजिए क्रेन डिजाइन हो रही है। रूल है कि अगर बूम की लंबाई 20 मीटर से ज्यादा हो तो मटेरियल खुद ब खुद स्टील से टाइटेनियम हो जाए और मोटाई भी बढ़ जाए। हाँ, तो अगर कोई जूनियर डिजाइनर लंबाई 21 मीटर करता है तो उसे कुछ और नहीं करना पड़ेगा, मॉडल अपने आप सब अपडेट कर देगा। ये तो वाकई दिमाग घुमा देने वाला है। लेकिन इतने स्मार्ट मॉडल बनाने के लिए अनुशासन भी चाहिए होगा। स्रोत में 5 बेस्ट प्रैक्टिसेस बताई गई हैं। जी, पहली है प्लान अहेड, यानी पहले से योजना बनाना। स्ट्रक्चर सही नहीं होगा तो बदलाव करने पर पूरा मॉडल ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। दूसरी प्रैक्टिस है कंस्ट्रेंट्स का समझदारी से इस्तेमाल। मैंने सुना है लोग बहुत सारे नियम लगा देते हैं। क्या ज्यादा नियम होना अच्छी बात नहीं है? यहीं पर नए डिजाइनर्स गलती करते हैं। इसे ओवर कंस्ट्रेनिंग कहते हैं। अगर आयत के चारों कोने 90 डिग्री पर फिक्स हैं तो विकर्ण तो अपने आप बराबर होंगे। बिल्कुल। अगर आप विकर्ण बराबर होने का एक और नियम लगा दें तो वो फालतू हो गया। मॉडल इतना सख्त हो जाएगा कि उसमें बदलाव करना मुश्किल हो जाएगा। समझ गई। तीसरी प्रैक्टिस है डिजाइन टेबल्स का फायदा उठाना। ये टेबल्स क्या करते हैं? ये कैटिया और एक्सेल के बीच का ब्रिज है। अगर आपको एक बोल्ट के 50 अलग साइज बनाने हैं तो आप 50 फाइल्स नहीं बनाते, आप उसे एक्सेल से लिंक कर देते हैं। हाँ, एक्सेल की हर रो एक नया बोल्ट जनरेट कर देगी। ये तो समय बचाने का बेहतरीन तरीका है। चौथी प्रैक्टिस है फॉर्मूले का उपयोग।
हाँ, ये मैनुअल कैलकुलेशन कम करता है और कंसिस्टेंसी बनाए रखता है। और 5वीं प्रैक्टिस है अपने डिजाइन का दस्तावेजीकरण करना। अक्सर लोग सोचते हैं कि मुझे तो पता है मैंने क्या बनाया है, नोट्स की क्या जरूरत है। अगर हम इसे बड़े पैमाने पर देखें तो बड़ी कंपनियों में कोई अकेला काम नहीं करता। टीम्स होती हैं। हाँ, अगर आपने कोई जटिल फॉर्मूला लगाया और लिखा नहीं कि क्यों लगाया, तो 6 महीने बाद दूसरा इंजीनियर उसे समझ ही नहीं पाएगा। इसलिए डिजाइन इंटेंट को एनोटेशंस में लिखना जरूरी है। बिल्कुल। इन बेस्ट प्रैक्टिसेस के फायदे तो बहुत हैं। एफिशिएंसी बढ़ती है, कंसिस्टेंसी रहती है और फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलती है, जिससे टीम्स आसानी से नए वर्जन्स ट्राई कर सकती हैं। लेकिन स्रोत सामग्री चुनौतियों को नजरअंदाज नहीं करती। सबसे बड़ी चुनौती है जटिलता। इतने पैरामीटर से मॉडल बहुत डरावना हो जाता है। इसका हल है मॉड्यूलर अप्रोच। पूरे जहाज को एक फाइल में बनाने के बजाय उसे छोटे-छोटे सब असेंबलीज में बांटना। एक और चुनौती है परफॉर्मेंस। बड़े मॉडल से कंप्यूटर स्लो हो सकता है। हाँ, ऐसे में ज्योमेट्री को सिंप्लीफाई किया जाता है। जहां छोटे स्क्रू के थ्रेड्स देखने की जरूरत नहीं है, वहां उन्हें छुपा दिया जाता है। ये तो हो गई आज की बात, लेकिन स्रोत सामग्री भविष्य की ओर भी इशारा करती है और इसमें एआई का जिक्र ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। ये एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा करता है कि एआई आने वाले समय में कैटिया को कैसे बदलेगा। क्या एआई सिर्फ एक असिस्टेंट रहेगा? लेख के अनुसार एआई एक को पायलट बन जाएगा। मशीन लर्निंग सीख रही है कि एक अच्छा डिजाइन इंटेंट कैसा दिखता है। तो एआई खुद डिजाइन को ऑप्टिमाइज कर सकता है? बिल्कुल। आप कहेंगे कि वजन 20% कम करना है और एआई खुद पैरामीटर्स एडजस्ट करके बेहतरीन वर्जन दे देगा। और मुझे सबसे ज्यादा रोमांचित करता है वर्चुअल रियलिटी का इंटीग्रेशन। हाँ, वीआर और एआर। जरा कल्पना कीजिए, एक डिजाइनर वीआर हेडसेट पहनकर 3D स्पेस में एक पुर्जे को खींचता है और पूरा इंजन अपने आप उस बदलाव के हिसाब से एडजस्ट हो जाता है। ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है, लेकिन यही भविष्य है। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? आप ही बताइए। अगर हम आज की चर्चा को समेटें तो कैटिया में पैरामेट्रिक मॉडलिंग सिर्फ टूल्स चलाना नहीं है। इसका असली मतलब डिजाइन इंटेंट को समझना और एक ऐसी सोच विकसित करना है जो वक्त और बदलाव के सामने टिकी रहे। मैं पूरी तरह सहमत हूं। और भविष्य को लेकर जो संकेत हैं, वे एक बहुत ही विचार उत्तेजक प्रश्न छोड़ जाते हैं। वो क्या? अगर मशीन लर्निंग वाकई में इतनी एडवांस्ड हो जाती है कि वो इन पैरामीटर्स को खुद तय कर ले, तो क्या भविष्य में इंसानों का काम सिर्फ सॉफ्टवेयर को अपना डिजाइन इंटेंट बताना रह जाएगा? मतलब सिर्फ प्रॉम्प्ट देना? हाँ, क्या कैड सॉफ्टवेयर्स को सिर्फ ये सुनना होगा कि मुझे ऐसी चीज चाहिए जो ये काम करे, और मॉडल खुद ब खुद बन जाएगा? ये सच में इंजीनियरिंग के भविष्य को लेकर दिमाग झकझोर देने वाला सवाल है। बिल्कुल। कोई भी सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि आने वाले समय में एक डिजाइनर का असली काम क्या होगा। और इसी दिलचस्प सवाल के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।